चलो, हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में सुना तो हुआ ही है ना। लास्ट क्लास में भी, उसमें लास्ट चैप्टर में भी हमने थोड़ी सी बात तो करी थी, पर वहां हमने कोई आयन की बात नहीं करी होगी ना। अब इस पे न्यूमेरिकल भी बनाए जा सकते हैं। वहां पे तो क्या बेसिक नंबर ऑफ मास से मोल निकाल के मॉलिक्यूल और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लेते थे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब मेन तो जो कहानी है वो है किसकी है, वहां तो हमने वैसे इंट्रोड्यूस कर लिया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटम की बात करें, वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो अब उसकी बात करते हैं, एक हेडिंग डालेंगे, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब यहां से न्यूमेरिकल वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा ना। पहले तो बेसिक ये समझेंगे एटॉमिक नंबर मास नंबर होता क्या है, कैसे किसी एटम में, कैसे किसी आयन में निकालते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और फिर उस पर बेस क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे ना। देखो, किसी भी एलिमेंट का अगर हम सिंबल देखें, मान लो जैसे सोडियम Na, तो सिंबल मान लो X मान लिया, तो हम क्या दो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मास नंबर। तो यहाँ पे जो Z है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर को। अच्छा, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, कि उस एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना ही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर। क्लियर है बात है। अच्छा, एटम कैसा होता है इलेक्ट्रिकली, न्यूट्रल, तो जितने प्रोटॉन्स उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ए क्या चीज होता है इसमें, मास नंबर। मास नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स ना। अच्छा, अब देखना, ये एक नया टर्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। तो इसलिए इसको ऐसा भी लिखा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अगर कभी बोल दे कि न्यूक्लियॉन क्या चीज है, तो ऐसी चीज जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। तो जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो सारे क्या है, न्यूक्लियॉन्स है। तो जितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है वही उसका क्या है, मास नंबर है। अच्छा, अगर सिर्फ मेरे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो किसी भी एटम में, तो क्या करते हैं हम, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। क्या इतनी बातें हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी क्या। ठीक है, अब बहुत बेसिक सा अगर एक एग्जांपल मैं लिख ही दूं यहाँ पे, मान लो सोडियम ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर कितना, 11, मास नंबर कितना, 23। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 11। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11, क्योंकि न्यूट्रल है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 23 माइनस 11 कितने हो जाएंगे, बताओ। यहां तक बात सही है। ये तो एटम की बात चल रही है, मेन बात किस में करनी है, आयन में। आयन क्या चीज होता है, आयन के बारे में सुना है क्या, कोई भी चार्ज स्पीशीज उसको क्या बोलते हैं हम, आयन बोलते हैं। तो आयन की बात करें तो ऐसे बहुत बेसिक सी बात लिखते हैं, चार्ज स्पीशीज। अच्छा, कितने टाइप के आयन होते हैं, कौन कौन से, एक कैटायन और एक क्या होता है, एनायन। एक क्या चीज होता है, कैटायन, और एक क्या चीज होता है, एनायन। अच्छा, कैटायन क्या चीज होता है, कैटायन, कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, कैटायन बनता कैसे है, अगर किसी भी एटम में देखना, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अब हमेशा ना एटम में से या तो इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, ऐड किया जा सकता है, प्रोटॉन के साथ छेड़छाड़ नहीं करी जा सकती। तो अगर मेरे को पॉजिटिव चार्ज लाने तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो, नेगेटिव कम हो गया, पॉजिटिव अभी भी उतना है, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये बनता कैसे है, फॉर्म्ड बाय, एक बार कहानी सुन लो, बाद में आराम से नोट कर लेना चाहिए, सिंपल सी है। क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक बात देखना, हमने सोडियम लिखा था, वहीं पे साइड में लिखा हुआ है। अगर मेरे से पूछ ले Na+1, जितना पॉजिटिव चार्ज उतने ही इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर रखे होंगे, लॉस कर रखे होंगे।
तो देखना पहले सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे, इस वाले में देखो 11, +1 आया, कितने लॉस कर दिए होंगे भाई, एक लॉस कर दिया, तो कितने हो गए होंगे अब 10। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होगा, प्रोटॉन अभी भी कितने हैं 11, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, और न्यूट्रॉन कितने रहे होंगे 12, इसमें कोई चेंज नहीं होगा ना। इधर एक और कहानी सुनो। अब मैंने ये लिख दिया मैग्नीशियम होता है 1224, बताओ इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन भी 12। अगर मैं लिखूं Mg+2, +2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए यहाँ से, दो, तो प्रोटॉन तो 10 12 ही रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए होंगे, और न्यूट्रॉन कितने रहे होंगे 12, वो तो नहीं चेंज होंगे ना, न्यूट्रॉन तो क्या रहने वाले हैं सेम। तो मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज कैटायन में उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या कर दो, बाहर निकाल दो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसके। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अच्छा एनायन कैसे बनता है, मतलब होता है एनायन, होता क्या है नेगेटिवली चार्ज आयन, बनेगा कैसे, फॉर्म्ड बाय, क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक बात सुनना, यहां पे एक और लिखता हूं एग्जांपल, ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। बताओ ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने, 8, और इलेक्ट्रॉन कितने, 8। अच्छा जितना नेगेटिव चार्ज रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो अगर मैं ऐसा एग्जांपल लिखूं, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2। तो प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं, कितने रहे होंगे, 8 ही। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए, और न्यूट्रॉन तो 8 ही रहे होंगे। मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं हो रहा, किसमें हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन में। अब ये तो बहुत बेसिक सी बात हमने सारी सुनी हुई है, क्लास 9th में भी पढ़ी है, 10th में भी आयंस के बारे में पढ़ा है। तो एक बार लिखो, अब देखते हैं इस पे न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा। तो ना मॉड्यूल वॉड्यूल में नहीं मिलते इस पे न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी में 3 है, और वो किसी भी साल पेपर में आ जाएंगे, है ना। एक बार नोट करो इसको, क्वेश्चन करते हैं इस पे फिर। तुम परसेंटेज में तो कर पाते होगे, अगर बोल दे इतना परसेंट इस चीज का, निकाल लेते होगे परसेंटेज तो, फिर ठीक है।
कर लेगा नोट, जल्दी लिखा करो स्पीड में। चलें आगे। चलो क्वेश्चन लिखो, इस पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ना। an element with mass number 81 contains 31.7% more neutrons as compared to protons. Calculate atomic number of element. क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या कह रहा है? कह रहा है एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर कितना है 81, कह रहा है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, जितने प्रोटॉन है उससे 31.7% ज्यादा है। जितने उसमें क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन उससे कितने ज्यादा है 31.7%। कह रहा है उसका एटॉमिक नंबर बताओ। एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, एक अपने को खुद, फिर उसका अटेम्प्ट करना। ये क्या न्यूट्रल स्पीशीज वाला है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अभी सोडियम में देखो कितने थे, सोडियम में प्रोटॉन कितने थे 11, न्यूट्रॉन्स कितने थे 12, है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स में होते हैं, हैवियर एलिमेंट में कभी नहीं बराबर होते। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटम में क्या होंगे, बराबर होंगे ना। ठीक है, अब सुनो इधर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक काम कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने मान लें। अब देखो जितना प्रोटॉन वही एटॉमिक नंबर हो जाएगा, मतलब अपने को निकालनी किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू। अब इसमें बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। क्या कह रहा है, प्रोटॉन से कितने ज्यादा है, क्या x प्लस 31.7/100 इंटू में x होंगे क्या। ये बात समझ आ रही है सभी को? क्या हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन भी पता चल गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी पता चल गए, तो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कितने हो गए, मास नंबर 81 बोल रखा है इसने। प्रोटॉन कितने हैं x, न्यूट्रॉन्स कितने हैं x प्लस 0.317x हो गया क्या, 100 से वो डिवाइड कर दिया, तो कितने बन गए 1 और 1 2, तो कितना हो गया 2.317x हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगी 81 डिवाइडेड बाय 2.317। अच्छा अप्रोक्सीमेट बता सकते हो 81 डिवाइडेड बाय 2.3 कितना होता होगा। 40 तो दो लोगे तो होगा 2.3 है, 4 कैसे आ जाएगा, 281/2.3 करना है, डिवाइड नहीं कर सकते तुम। 81 को 2.3 से डिवाइड कर सकते हो, करके बताना क्या आएगा। कैसी बात है, जब तुम देख के तुक्के मारो, तुम डिवाइड नहीं कर सकते यार। डिवाइड करके बता दो 81/2.3। 81 डिवाइडेड बाय 2.3 सिर्फ। मेरे को तो पता है, मैं सीधा लिख देता, पर मैं तुम्हें सॉल्व कराना चाहता हूँ।
35। कितना आएगा? 35। अच्छा, एग्जैक्ट 35 नहीं आ रहा होगा, कुछ आसपास रहा होगा, पर एटॉमिक नंबर तो किसमें हो सकता है? इंटीजर में। तो वो कितना होगा आंसर? 35। तो ये सिंबल ना ब्रोमीन का होता है। ब्रोमीन क्या होता है? एटॉमिक नंबर 35 और मास नंबर क्या होता है? 81। तो अपने को तो एटॉमिक नंबर निकालना था, अपना एटॉमिक नंबर आ गया कितना है? 35। चेक करो, कर पाओगे क्या सर? क्या सिंपल ही क्वेश्चन था, बेसिक एटॉमिक नंबर मास नंबर की डेफिनेशन पे क्वेश्चन है। तो एटॉमिक नंबर कितना है एलिमेंट का? 35 है। और ये अपने को क्या करना था? सॉल्व करना। कर पाएंगे ऐसे? नोट करो इसको। अब ये तो सिंपल था, कोई इस पे चार्ज नहीं था ना। ऐसे कोई कैटायन एनायन पे भी दे सकता है क्वेश्चन। कैटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब कैटायन एनायन पे कर देते हैं क्वेश्चन। नहीं, वैसे पता क्या है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये तो चलो वैसे ही मेरे को एनसीईआरटी का सवाल है तो उसने हाइपोथेटिकल बनाया नहीं, उन्हें बना दिया वैसे ना। पर पेपर में ऐसे नहीं करना कि इसका मास नंबर तो पता है लगा दो सीधा। क्या आप तो उसने कुछ और चेंज करके दे रखा हो। केमिस्ट्री चल ही assumptions पे रही है। चले आगे। अगला कोशिश करनी है सभी सॉल्व करें। यही परसेंटेज वाला खेल ही चलेगा ना। देखिए अभी पीछे चले। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो नेक्स्ट। अब आयन है ना, कह रहे हैं आयन विद एलिमेंट नहीं है, मतलब एटम नहीं है, with mass number 37 possess 1 unit of negative charge। मतलब उस पे चार्ज कितना है? -1 है। कह रहा है if the ion contains 11.1% more neutrons than electrons, calculate atomic number of ion। आयन का एटॉमिक नंबर बताना है अपने को ना।
किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, चाहे तुम इलेक्ट्रॉन मान लो एक्स, चाहे प्रोटॉन मान लो एक्स, जो तुम्हारा मन करता हो, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। बस अब कर इसको अभी। अब अगर इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो एक नेगेटिव चार्ज है, वो मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहा होगा, मतलब प्रोटॉन को इससे एक नंबर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्स माइनस नंबर, प्रोटॉन कितना होगा एक्स माइनस वन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वो में से एक आ जाएगा मास नंबर। मास नंबर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास नंबर इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। वो एटम न्यूट्रल होता है, तो ये क्या चीज है, आयन है ना, नेगेटिव आयन है, मतलब तो आयन में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्स को प्रोटॉन कितना रहेंगे एक्स माइनस वन रहेगा। ठीक है भाई सर, तो ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्लस, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं होते, आयन है, न्यूट्रल एटम होता है ना, अगर न्यूट्रल होता तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन फिर आयन आयन तो नहीं बराबर होते। अब ये नेगेटिव है तो आयन रहा होगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन करना है इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे 12, तो माइनस मतलब तो एक इलेक्ट्रॉन इसका रहा होगा, क्या होगा 12 मतलब ये आएगा नहीं नेगेटिव का, तो 12 तो अरिथमेटिक नहीं होगा नेगेटिव सिर्फ अप्रोक्सीमेट 19 अप्रोक्सीमेट। हां करके देखो नेक्स्ट में सही है ना, अब एक्स माइनस वन रहेगा सर, मेरा एक्स माइनस वन तो मेरा नहीं है। हां क्या किया पूरा प्रोटॉन x1 है और इलेक्ट्रॉन करके x+1, तो x अब x+1 से तो 11.1% ज्यादा करना है, तो x कम करना है, x+1 करना है 11.1% उसी के ज्यादा करना पड़ेगा ना, दोनों तरीके से सही आंसर आएगा। तूने क्या माना है सबसे पहले, प्रोटॉन मान 17 आएगा, क्लोरीन है ऐसे पता नहीं, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना। अब देखो तुम क्या मान रहे हो, पहले बताओ प्रोटॉन मान रहे हो इलेक्ट्रॉन मान रहे हो, तुम क्या चीज मान के चल रहे हो, इलेक्ट्रॉन मान लेते, क्या कहते हो इलेक्ट्रॉन मानो, फिर उसका परसेंटेज करना आसान हो जाएगा। तुम प्रोटॉन मानोगे तो इलेक्ट्रॉन होंगे x+1, फिर उसका परसेंटेज 11.1% करना पड़ेगा। तो एक काम कर लो, मैं दोनों तरीके से बता दूंगा कैसे करना है ना, दो तरीके लिख देते हैं। एक काम करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लें x। अब देखो इलेक्ट्रॉन अगर x है तो इसमें प्रोटॉन कितने रहे होंगे, बहुत बढ़िया, ये बात सही है, क्योंकि -1 चार्ज है तो मतलब इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा ही रहा होगा, तो मतलब प्रोटॉन एक क्या रहा होगा, कम रहा होगा, तो x-1। अच्छा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से 11.1% ज्यादा है, तो x प्लस 11.1 डिवाइडेड बाय 100, क्या यही करना पड़ेगा क्या। अब देखना मास नंबर क्या कह रहा है, क्यों, मैंने तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखे हैं भाई, कह रहे हैं नंबर इफ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो उसका 11.1% किया और उसे बढ़ा दिए। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन से तो बोल रहा है ना, तो मैंने इलेक्ट्रॉन से ही लिखा, तूने तो अलग करा था, तेरा अलग सॉल्व करूंगा अभी। ये नहीं नहीं, अभी तूने अलग माना, तूने प्रोटॉन माने x, मैंने इलेक्ट्रॉन माने x, हमने क्वेश्चन ही अलग अलग है। तो मास नंबर किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा मास नंबर कितना गिवन है, तो क्या होगा x माइनस ऑफ 1 प्लस x प्लस 0.11 टाइम्स ऑफ x, ये 1 इधर चला जाएगा, क्या 38 हो जाएगा क्या, ये कितना बन गया, एक और एक दो, तो 2.111 x हो गया क्या, तो x की वैल्यू क्या होगी 38 डिवाइडेड बाय 2.111, तो ये सब सॉल्व करोगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 70 ना, 2.1 है, करके देख कैलकुलेटर से करके बताऊंगा, 16.6 आएगा ये सॉल्व करने पे।
हमारा मैथ्स कमजोर है। 38 है ना। डिवाइडेड बाय 2.111, 17 भी नहीं 18 आ रहा है। 18 आ रहा है एग्जैक्टली ना। तो देख क्लोरीन है भी है 18 बने ना। ठीक है अभी सॉरी, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सही था 18 बना। अब एक बात तो, एटॉमिक नंबर निकालना तो क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सही था अपना भाई, वही है। तो x -1 है तो 18 -1 कितना बन गया, 17 ही तो बना। तो सिंबल क्या रहा होगा इसका, Cl नेगेटिव रहा होगा। 17 और 37, तो यही तो निकालना था अपने को। आंसर आ गया। बताओ एक बार, सही लग रहा है। अब देखो, जिसने अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मानेंगे उसने नंबर ऑफ प्रोटॉन माने होंगे x, तो उससे का भी आंसर तो सेम ही आना चाहिए, ऐसा थोड़ा ना कि हमने कुछ माना कुछ और आंसर बदल दे। मान लो मेरा मन करता कि मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मानता, माने जा सकते थे, कोई परेशानी थोड़ा ना इसमें। न्यूट्रॉन मान के क्या करेगा, किसके बराबर हो ना एटॉमिक नंबर ना कोई बात। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए अगर x, अच्छा -1 चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहा होगा, इससे एक एक्स्ट्रा रहा होगा क्या, कितना रहा होगा x+। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, अब देखना यहां गड़बड़ हो जाती है, x+1 का ही कितना टाइम्स और करना पड़ेगा, 11.1%। ये करना होता है, ये गलती रह जाती है। हम वहां पे 11.1 बाय 100 टाइम्स ऑफ एक्स ही लिख देते हैं। करना क्या, अब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किससे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन से 11.1% ज्यादा है ना, तो ऐसा करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब देखो मास नंबर 37 क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखना सेम आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। 0.111 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 0.111, तो ये बन जाएगा 37 -1.011, 1.111। उसने एटॉमिक नंबर बोला था, हमने 17 निकाल के छोड़ दिया। एक्स कितना बन गया ये, 2.11 टाइम्स ऑफ एक्स। अब इसको सॉल्व करना था, यहां से एक्स एग्जैक्टली कितना आएगा, 17। और ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब यही क्या चीज है, एटॉमिक नंबर। तो दोनों तरीके से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा ना। तो ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ना, या तो एटम पे या फिर आयन पे। क्या बेसिक डेफिनेशन मास नंबर पे क्वेश्चन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर। ठीक है, तो देखो अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी साल आएगा डायरेक्ट सवाल आएगा, मतलब का एक आधी वैल्यू चेंज कर देगा और कुछ भी नहीं करेगा इसके साथ। पुराने टाइम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन कम आते थे, रिसेंट टाइम में तो भर भर के आते हैं। अगर जेई मेन में 25 सवाल आ रहे हैं ना, तो 25 के 25 क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं लिखे होंगे। डाटा चेंज होगा, डाटा चेंज होगा, थोड़ा बहुत मॉडिफाइड होगा, पर वो कहीं ना कहीं टॉपिक मेंशन होगा एनसीईआरटी में, ये फिक्स है। चाहे उसने एक लाइन लिख के छोड़ दियो, क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लिया हो, पर वो टॉपिक एनसीईआरटी में जरूर रहा होगा ना। क्लियर है, चलें आगे। अब देखो ये तो एटॉमिक नंबर मास नंबर बेसिक से दो सवाल हो गए। अब देखना आगे कहानी चलने से पहले अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी फिजिक्स, चार्ज के बारे में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं ना। चले आगे, ये नोट कर लिए सभी ने। तो बात करते हैं चार्जेस के बारे में। अच्छा बहुत डिटेल में नहीं जाना अपने को ना, जितनी जितनी काम की चीज अपनी जायज जायज वो पढ़ेंगे। जैसे चार्ज अपने को दो तरह के हम चार्ज पढ़ते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव। और हम क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या बोलते हैं हम, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर।
क्या इतनी बात सही है? अच्छा, होता क्या है जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, तो वो फोर्स क्या होता है? इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है। तो फोर्स क्या होता है? इक्वल मैग्नीट्यूड। जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा भी क्या लिया हमने? पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों फोर्स लगाते कहाँ पे? लाइन ज्वाइनिंग। ये जो लाइन एक दूसरे को ज्वाइन कर रही होगी उस पर फोर्स लगाएंगे। अच्छा, जब पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे क्या? रिपेल करेंगे तो ये इस पे फोर्स लगाएगा एफ, और ये इक्वल फोर्स इधर क्या लगाएगा? सही है। ऐसे ही अगर क्या होता है यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता, अपने को एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ना। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो रही होगी, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो किस फोर्स से? इधर एफ, और इधर क्या रहा होगा? ऐसा ही है। तो मान लो अगर मैं इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड बता दूं तुम्हें, मान लो ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज कितना है? Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या बता दिया जाए? R। तो यहाँ पे जो दोनों में फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? F। होता क्या है ये? सुना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? चार्जेस। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या रहा होगा? ज्यादा। और ये इनवर्स पे क्या होता है? डिस्टेंस पे ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आर का स्क्वायर। तो यहां से अगर कंबाइन करें तो फॉर्मूला क्या बनता है? एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। वो कॉन्स्टेंट आता है के। Q1 इंटू में Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो एक ये फॉर्मूला बड़े काम का आएगा अपने पास, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अभी लिखूंगा। क्या हो गया? आर का स्क्वायर पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। कोई भी फॉर्मूला आता कहां से? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से। तो यहां से पता चला चार्जेस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्स, और डिस्टेंस के स्क्वायर पे इनवर्सली ना। तो यहां से जो एफ के है इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू में 10⁹ कोई अच्छा फिजिक्स का बच्चा बताओ इसकी यूनिट क्या हो? के की यूनिट बतानी है। बड़ी बेसिक सी है, यूनिट तो निकालनी है। सोचो क्या होगा? कौन सी दुनिया में चल रहा है? अच्छा, ये आर स्क्वायर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, Q1 Q2 नीचे लेके आओगे तभी के की यूनिट आएगी। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन। आर स्क्वायर क्या मीटर का स्क्वायर हो गया, और इनटू में कूलम का स्क्वायर डिवाइड हो गया होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्योंकि दो चार्जेस है ना। कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा? कूलम का स्क्वायर। तो क्या बनेगा? न्यूटन। अभी फिजिक्स में कहीं भी यूनिट डायमेंशन नहीं हुआ क्या? तो तुम बताओ। ये तो नहीं, वैसे बहुत बेसिक सा नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या एफ की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। ऐसा यूनिट आर स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई कर दो क्या हो गया? मीटर का स्क्वायर। Q1 इंटू Q2 कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर डिवाइड कर दो तो क्या हो गया? पर कूलम स्क्वायर। कर सकते हैं भाई, वो हम डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिख रहे, पर यूनिट तो बना सकते हैं ऐसी। अब एक बार देखना कई जगह फंसाएगा तुम्हें। एक ना इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे ना क्लास 12 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिजिक्स का पहला चैप्टर आएगा, तो फिजिक्स की बात आएगी। वहां पे ना एक के जो कांस्टेंट होता है ना उसको ऐसा लिखा मिलता है, ये तो वैल्यू होगी इसकी। अब अपने कई बार ऑब्जेक्टिव सवाल में ना ऐसा लिख देगा के को, वो होता है 1/4πε0। ये होता है परमिटिविटी, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अभी ये पता भी नहीं चलेगा क्या चीज होती है ना। एक बहुत बेसिक सा एक फॉर्मूला ध्यान रखना है अपने को, कि कभी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में वो के ना लिख के दे फॉर्म में, के की जगह क्या लिख के दे दे? 1/4πε0 बोलते हैं इसको ना। इसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। ये फॉर्मूला वैलिड है वैक्यूम के अंदर, और ये एप्सिलॉन नॉट भी क्या होती है? वैक्यूम की परमिटिविटी ना। तो वो आगे कभी बात आएगी फिजिक्स में। ठीक है, तो अभी बस एक फॉर्मूला याद रखना है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के है क्या चीज? कॉन्स्टेंट। या तो उसको रख दो 9 इंटू 10⁹9, या फिर वो क्या लिख दो 1/4πε0। तो अगर लिखोगे तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? Q1 इंटू में Q2, सेम ही फॉर्मूला है क्या? कोई डिफरेंस तो नहीं है? बस वही मैंने वो जो के था उसको इस फॉर्म में लिख दिया 1/4πε0। ठीक है, तो ये फिजिक्स की थोड़ी सी बात है। कुछ भी परमिटिविटी,
एप्सिलॉन नॉट वो तो छोड़ दे, परमिटिविटी ई बोल दे क्या किसकी, ये हर मीडियम में डिफरेंट होती है। किसका, ये देगा नहीं, ये पता क्या होगा, चार ऑप्शंस बनाने थे उसने, अब ऑप्शन में के की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहा और हर जगह ऐसा लिख रहा है, मान लो कहीं फोर्स में उसने फॉर्मूला लिखाना था, उसने ए ऑप्शन ऐसा बना दिया Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब हम तो ढूंढते रह गए, हमारे को तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर पता था, अब तो ढूंढ ही नहीं पाएगा ऑप्शन सही कौन सा था, आता भी था फिर भी गलत हो गया, क्योंकि ये अभी इसलिए पढ़ रहे हैं, देखो पेपर तो 2 साल बाद होगा, तब तक फिजिक्स में पढ़ ही लोगे, पर अभी तो जब हम केमिस्ट्री की शीट सॉल्व करेंगे तब तो आएंगे ये सवाल, तो वो पता होना चाहिए कि इसको इस फॉर्म में लिखते हैं ना। जैसे एचसी वर्मा तो खरीद ली होगी तुमने फिजिक्स की, उसकी पार्ट 2 में वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर खोल के देखना, इलेक्ट्रोसेट, ये दाम लिखा मिलेगा, ठीक है, देख लो इसको। अरे कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के कांस्टेंट है, उसको लिखने का तरीका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जा सकता है, के इज कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू बार बार एक्सपेरिमेंट कर करके निकाली जाती है ना, कि दो टेस्ट चार्ज लिए, उनको इस डिस्टेंस पे रखा, फोर्स इतना आया, फिर बाद में चार्जेस चेंज कर दिए, डिस्टेंस सेम रखा, तो बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखा किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था ना, तो वो के की वैल्यू वहां से निकाल दी। कांस्टेंट हमेशा ही एक्सपेरिमेंटल डाटा से निकाले जाते हैं ना। होप फील आएगी इसमें फिजिक्स की ना। हाँ, दो चीजों को ज्वाइन करने के लिए सेंटर सेंटर एक ही लाइन बनेगी, अगर 2 पॉइंट ज्वाइन करने तो स्ट्रेट लाइन की तो डेफिनेशन ही होती होगी। जिसने लिख लिया हो ना वो थोड़ा सा एक बात बताए, काइनेटिक एनर्जी क्या चीज होती है ना, अगर ऐसे कहते हैं डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी। हाँ, मोशन की वजह से किसी पार्टिकल के पास जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसा तुमने कभी 9th-10th क्लास में MGH पढ़ा होगा, वो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, पर वो किस वजह से होती है, पोजीशन की वजह से होती है ना, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो कुछ और पोटेंशियल एनर्जी है, मेरी पोजीशन चेंज तो अलग, तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ना। तो वो दोनों बातें भी लिखते हैं जो काम आएंगे। MGH, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अनपढ़ है, लिख जल्दी लिख इसको। क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रो जी एच होता है, प्रेशर निकालने के लिए फ्लूइड्स में रो इंटू जी इंटू एच, डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट करते हैं लिक्विड्स में। MGH तो फॉर्म ऑफ एनर्जी हुआ ना, M इंटू जी क्या हो गया, फोर्स, और हाइट क्या चीज होगी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क मतलब एनर्जी, एनर्जी की यूनिट बनती है ना। अच्छा, फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन से नहीं शुरू करते क्या, कहाँ से शुरू करते हैं, कर लिया, फिर तो तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी चाहिए फिर। ना बड़ी सिंपल चीज होती है, अगर यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो ना, कोई टर्म नहीं भी सुनी हो ना, तो यूनिट निकाल के बता सकते हैं, तो बोलते हैं ना MGH क्या चीज है, अच्छा मास, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अच्छा न्यूटन हो गया, फिर न्यूटन देख के पता चला, फिर हाइट मीटर, न्यूटन मीटर, अच्छा एनर्जी होगी तो जूल, तो मतलब वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी रहा होगा। यूनिट से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है ना।
कि 10 की पावर कितना लिखा है? 9 ही लिखा है। चले आगे, फिर लिखो काइनेटिक एनर्जी। रह गया क्या? थोड़ा पीछे देखो। काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या चीज होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन, है ना? तो लिख दो चाहे। एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। वैसे एक बहुत बेसिक सी बात बोल दूं कि अगर एक पार्टिकल है जिसका मास हो m और वो v वेलोसिटी से चल रहा हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते हो तुम? हाफ m इंटू में v स्क्वायर। अब देखना यहाँ इस चैप्टर में जो पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है ना, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी, यहाँ पे कौन सी आएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो कौन सी आती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। पर देखना पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन तो वही है कि किसी भी पार्टिकल के पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ अपने को कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh की बात नहीं करनी ना, यहाँ किसकी बात करनी है? ग्रेविटेशनल को छोड़ के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब चार्जेस के बीच में ना। तो यहाँ पे अट्रैक्शन के लिए अलग लिखेंगे, रिपल्शन के लिए अलग लिखेंगे। अच्छा एक बात तो, अगर दो मॉलिक्यूल, दो चार्ज स्पीशीज है, उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो क्या मान लें? दोनों पॉजिटिव चार्ज मान लें भाई, लाइक चार्जेस एक दूसरे को। अच्छा अट्रैक्शन लेना था, एक पॉजिटिव और एक क्या लिख दें? नेगेटिव। मान लो ये क्या चीज है? चार्ज Q1, ये क्या है? चार्ज Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बोल दें? R। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का अट्रैक्शन के केस में फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ K Q1 Q2 बाय R। क्या फॉर्मूला होगा? माइनस ऑफ क्या होगा? हाँ के कांस्टेंट वही से, माइनस K Q1 Q2 बाय R। अच्छा ऐसे रिपल्शन के केस में क्या हो जाएगा? वैसे ही अंदाजा लगा के बताओ, अगर तुम दिमाग से। नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर वैसे सोच लो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन के केसेस में क्या होती है? जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तुम्हें दिख रहा भी है, आर बढ़ाने पे अगर मैं माइनस का साइन नहीं लगाता तो इनवर्सली होती है, पर साइन किसका है? माइनस का। तो -2 और -3 में कौन सा ज्यादा है? -2। -2 और -3 में कौन सा नंबर बड़ा है? -2 बड़ा होगा, -3 तो नहीं बड़ा। तो माइनस का साइन है, इसलिए क्या बोलते हैं? आर बढ़ने पे अट्रैक्शन के केस में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो अगर बढ़ रही है तो मतलब क्या होगा? हाँ तो माइनस का साइन तभी तो लगाया। और अगर यही केस रिपल्शन में करते तो क्या होता? बस साइन पॉजिटिव का आ जाता ना। ये काम नहीं आएगा ज्यादा ना, ये वाला रिपल्शन वाला, अट्रैक्शन वाला ही काम आएगा अपने। तो यहाँ क्या फॉर्मूला हो जाएगा? या माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा बस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कौन सा है?
सितारा लगा देते हैं, अट्रैक्शन वाला, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही रहा होगा तो उसके बीच में क्या रहा होगा, अट्रैक्शन। अब तुमने एनर्जी कंजर्वेशन तो सुना हुआ है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में यही किया जा सकता है ना। चलिए सभी ने, फिर अब थोड़ी सी एनर्जी कंजर्वेशन पे बात करते हैं, एक चीज निकालते हैं। देखो था क्या, हमने वो लिया था अभी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, कैसे गोल्ड फॉइल थी उस पे क्या भेज रहे थे, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज था, और हमने बोल दिया था जहां पे बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने कोई अल्फा पार्टिकल आ गया होगा उसी पाथ में वापस चला गया था क्या, तो यानी कि वो कहीं जाके रुका होगा ना और फिर वापस आया होगा। तो मान लो ये न्यूक्लियस है, वो यहाँ जाके रुका, तो मेरे को निकालना है वो कितना पास पहुंच गया होगा, तो क्या निकालना है, वो कितना पास पहुंच गया होगा ना। तो वो कैसे निकाला जाए, तो उसको पता है क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि किसी भी क्लोजेस्ट अप्रोच कि किसी न्यूक्लियस के कितना पास तक कोई पॉजिटिव चार्ज पहुंच सकता है, मतलब पॉजिटिव पार्टिकल, जैसे अल्फा पार्टिकल भेज रहे थे, तो मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, वो यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा, वो कैसे निकाला जाए ना। तो उसमें एनर्जी कंजर्वेशन की जरूरत पड़ती है, और इस बार ना 12वीं क्लास के बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है फिजिक्स में, 12वीं क्लास सीबीएसई का जो पेपर हुआ उसमें इस पे क्वेश्चन आया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे ना, तो वो 12th क्लास मॉडर्न फिजिक्स में भी आएगा और केमिस्ट्री में भी है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन, ये नोट कर लिया, हेडिंग डालो, और बहुत सिंपल सी चीज है, ऐसे कोई टफ नहीं है ना। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, सुन आएगा बाद में नोट करना। देखो इधर हमने क्या मान लिया, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मतलब कैसा चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, इसका चार्ज कितना मान लें, Q2 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं इसका, Q2 चार्ज हो गया ना। यहाँ पे कहीं बहुत दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अल्फा पार्टिकल, मतलब कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ले लिया, क्या ले लिया हमने, कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और किस डिस्टेंस पे बिठा दिया इसको, मतलब बहुत ही दूर है अभी न्यूक्लियस से ना, बहुत दूर का मतलब अभी इनमें कोई अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ भी नहीं है, बहुत दूर है ना ये अभी, और यहां से इसको हमने कितनी वेलोसिटी से भेज दिया, वी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से उसको भेजा, कहां चला था, अभी न्यूक्लियस के पास में, और देख कितनी पास पहुंच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, क्या हाफ एम वी स्क्वायर रहा होगा, इसका मास m और इसकी वेलोसिटी कितनी है। अच्छा, इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी रही होगी, फॉर्मूला क्या, माइनस ऑफ के क्यू वन क्यू टू, माइनस का के क्यू वन क्यू टू बाई आर। अच्छा, अगर आर इनफाइनाइट हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, सोच के देखो, अगर डिवाइड बाय इनफाइनाइट हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है, फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, अगर आर टेंड्स टू इनफाइनाइट हुआ, बहुत ही बड़ा नंबर हो गया, डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा नंबर, तो पूरी वैल्यू क्या रही होगी, बहुत ही छोटी, तो किसको टेंड कर रहा होगा, जीरो को, चेक करो सही है, इनफाइनाइट से डिवाइड कर दिया, यहाँ जीरो ऐसा कुछ था ना, फिर ये चलने लगा, चलने लगा तो कहीं जाके पहुंचा होगा ये, मान लो कि यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पहुंच गया तो रुक गया होगा ना, ये उल्टा आने तो रुका ही होगा, फिर रिपल्शन हुआ, कहीं तक पहुंचा और फिर क्या आया होगा, उल्टा। अब देखो ये कितना पास पहुंच गया था इसके, ये बोल देते हैं ये डिस्टेंस क्या है, आर सी, जो हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि एक पॉजिटिव पार्टिकल न्यूक्लियस के कितने पास पहुंच सकता था, वो कौन सी वैल्यू है, आर सी। अब एक बात तो, इस पॉइंट पे आके अगर ये रुक गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी,
अब तो फॉर्मूला लग जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर सी रहा होगा, क्योंकि आर क्या है यहाँ पे, आर सी। और इसका पार्टिकल का चार्ज कितना था, Q1 था, उसका Q2, इसका क्या था, Q1। अब एक बात देखो, ये काइनेटिक एनर्जी 1, ये पोटेंशियल एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2, पोटेंशियल एनर्जी 2। क्या एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। इनिशियल टाइम पे जो टोटल एनर्जी थी, कहाँ पे रुक गया ना, रुकेगा तभी तो वापस आएगा। भाई मैं जा रहा हूँ उसकी तरफ, मेरे को धक्का मार रहा है, पर पहले तो मैं ना पूरा जोर लगाऊंगा, जहां तक रुक गया फिर इतना आऊंगा वापस, तो कहीं तो जाके रुका हूंगा ना, तो रुकूंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। हाँ मतलब अब दो चार्जेस के बीच में हमेशा क्या रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर उनके बीच का डिस्टेंस आर है तो वो क्या होगा, के Q1 Q2 बाय आर। और आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आर सी, डिस्टेंस। एनर्जी कंजर्वेशन बताओ अब क्या कहता है, क्या कहता है, जितनी टोटल एनर्जी पहले रही होगी उतनी टोटल एनर्जी क्या रही होगी बाद में। मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो वन वाली थी, वो किसके बराबर रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2। सही है। अच्छा यहाँ पे पोटेंशियल जीरो था, काइनेटिक कितना था, हाफ एम वी स्क्वायर। उधर काइनेटिक जीरो हो गया, पोटेंशियल क्या हो गया, के Q1 Q2 बाय, तो यहाँ से आर सी निकाला जा सकता है क्या, क्या दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऊपर ले जाओ तो 2 K1 के Q1 इंटू में Q2, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया होगा, बताओ एक बार, क्या ये बात सही लग रही है क्या। अगर अपने को सारा डाटा दे दे, हम सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं क्या, कि कोई पार्टिकल उसके कितना है, पास पहुंच गया होगा। अब देखना ये एक्सपेरिमेंट पता है क्या किया गया था, रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट था, बार बार अगर एटम चेंज करें तो हम क्या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाल सकते हैं क्या। अब देखो ये अप्रोक्सीमेट ही है, ये क्या कहानी है, अप्रोक्सीमेट। सोच के देखना, अगर ये न्यूक्लियस है, कोई पॉजिटिव पार्टिकल बिल्कुल इसके पास पहुंच रहा है, तो पास पहुंच रहा है मतलब क्या हो गया, ये ऑलमोस्ट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस रहा होगा, ये ऑलमोस्ट क्या रहा होगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। एग्जैक्ट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये नहीं है, एग्जैक्ट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस नहीं है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता, देखना ये सेंटर से और यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर मैं मान लूं कि बिल्कुल यहाँ तक पास तक पहुंचा होगा, तो लगभग वो डिस्टेंस क्या रहा होगा, सेम ही रहा होगा। तो इस फॉर्मूले का यूज क्या किया गया था, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के न्यूक्लियस का रेडियस निकालने के लिए। फिर रदरफोर्ड ने ना एक जनरलाइज फॉर्मूला दे दिया, रदरफोर्ड ने उसे क्या दे दिया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का जनरलाइज फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। पर डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है, मास दे देगा पॉजिटिव पार्टिकल का, न्यूक्लियस का और दूसरे दोनों का क्या दे देगा, चार्ज दे देगा, और पार्टिकल की क्या दे देगा, वेलोसिटी। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाएगा। यहाँ हमने अभी तक अप्लाई क्या करा, वही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले, वही पोटेंशियल एनर्जी जो पीछे पड़ गया है। और एक नई चीज क्या सीखी, एनर्जी कंजर्वेशन, कि टोटल एनर्जी पहले वाली और टोटल एनर्जी बाद वाली क्या रहेगी, सेम। तो हमने अप्लाई किया, यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, आरसी की। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी तो इन्फाइनाइट पे लेके चलेंगे ना। कहाँ पे, अरे पहले तो उनके बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी होनी नहीं चाहिए, क्यों, बहुत दूर होगा। मतलब अगर पहले कोई अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं और बाद में अट्रैक्शन फोर्स, सॉरी पहले कोई रिपल्शन फोर्स है ही नहीं, अगर रिपल्शन होता पहले से ही तो उसकी वेलोसिटी भी थोड़ा ना रही होती, वो पहले कुछ कम कर रहा होता, डीएक्सेलरेट तो कर ही रहा होता ना ये। तो वो नहीं मान के चलना हमेशा इनफाइनाइट। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कुछ तो असम्पशन लेने पड़ेंगे ना।
ये तो मिटा दूं, इसकी तो जरूरत नहीं ऊपर वाले की। लिख लिया? क्या पीडीएफ से लिखेगा? जितना लिख सकता उतना तो लिख लिया अगर। लिख लिया? क्या हो गया? मेरे से पूछ, मैं बताऊँ क्या? आप तो सही ना बताए। ये हाँ, क्वेश्चन अभी देखो, जब क्वेश्चन दूंगा शीट खूब सारे मिलेंगे इस पे। पता है क्या, बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो सीधी पेपर में आती है, फिर वो कहता है अच्छा ये तो पढ़ाया नहीं यार, पेपर में आ गया। कल क्या है? कल तो सैटरडे है। संडे बात हुई थी मेरे टेस्ट की। संडे बात हुई होगी टेस्ट की, ये सैटरडे बात हुई थी। कंसंट्रेशन डाउन सिर्फ सैटरडे बात हुई थी। संडे ले लेंगे फिर, संडे सही रहेगा। संडे सही रहेगा ना। चलो आगे चलते हैं फिर। ये लग लिया सभी ने? आज शाम को हाँ लगा देंगे। चले आगे। क्या लिखना था अपने को? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ना ना, फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का वहां से जनरलाइज तो निकालना पड़ेगा ना, कि बार बार जनरलाइज, एक जनरलाइज फॉर्मूला बार बार निकाल के थोड़ा ना देखेंगे। एक जनरलाइज एक फॉर्मूले की बात करेंगे। अच्छा तुम पिछली क्लास पढ़ के आए हो तो एक बात बताओ, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किस ऑर्डर का होता है? कल लिखवाया था रदरफोर्ड की 10 बाद में, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻13। देखो एक बार लिखवाया था क्या? 10⁻⁻13। भूल जाते हो क्या तुम? देखो अब यहाँ पे क्या अज्यूम किया गया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए? ऐसा अज्यूम किया गया जैसे ये न्यूक्लियस है ना, तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि कोई पार्टिकल बिल्कुल उसके पास पहुंच रहा है। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर सी आया, ये आर सी ही अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये एक जनरलाइज उसने फॉर्मूला निकाल दिया। क्या फॉर्मूला बोला उसने? बोला आर इज इक्वल टू, रदरफोर्ड ने दिया ना, आर नॉट ए टू द पावर 1/3। अच्छा एक बात था ना, ये ए क्या चीज है? अभी लिख के आए हम ए के बारे में। ए क्या था? मास नंबर। जेड एटॉमिक नंबर, और ए क्या था? मास नंबर। भाई हर न्यूक्लियस में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होंगे और न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे तो उसका मास नंबर डिफरेंट ही रहा होगा। तो मास नंबर डिफरेंट है, तो मान लो एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसके पास क्या चीज है? सिर्फ 2 ही प्रोटॉन है, तो कम धक्का मार रहे होंगे पॉजिटिव चार्ज। वो एक के पास 200 प्रोटॉन है, वो क्या कर रहा होगा? खूब फोर्स लगा रहा होगा, ज्यादा पास में नहीं आने देगा। तो यही रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए क्या था अपने पास? फॉर्मूला ना, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। यहाँ पे ए क्या चीज है? मास नंबर, एटॉमिक नंबर, कांस्टेंट वैल्यू अभी लिखूंगा इसकी। ये आर नॉट रटने का तरीका देखो, क्या 10⁻⁻13 ऑर्डर था क्या? आर नॉट की वैल्यू फिक्स है कितनी? 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। अच्छा मीटर में कर दोगे क्या इसको? मीटर में कितना हो जाएगा? माइनस का 15 हो जाएगा क्या? अगर उसमें लिखोगे तो क्या लिख दोगे? 1.33 इंटू, लिखो इसको कैसे? ऐसे जैसे मैंने याद किया। एक बारी में थोड़ा ना याद होते हैं, 2 साल पढ़ोगे तुम इन चैप्टर्स को। तो 2 साल, दो 30 तो चैप्टर हैं सारे। 31 चैप्टर्स हैं।
है ना। एक बात पूछी जाएगी, खुशी बताएगी। यूनिट के प्रीफिक्सेस पढ़े, ऐसे वो पढ़ाएंगे। यूनिट डायमेंशन में मिली कब लगाते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। तो बताओ, एक होता है फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर, एफएम। कभी नहीं आया एफएम क्या? अरे आया। ये कभी नहीं आया एफएम? ये यूनिट डायमेंशन में आता है ये। आज घर जाके देखना, फेम्टोमीटर लिखा होगा ये। ना, फेम्टोमीटर ये होता है 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। अब पता है क्या गलती होती है क्वेश्चंस में? अब वो क्वेश्चन पता है क्या देगा? कहेगा फाइंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ध्यान से सुनना, क्या देगा? फाइंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। मास नंबर बता दिया 27। मास नंबर कितना बता दिया? 27। ठीक है, और एक बार बताना सॉल्व करके, अगर 27 मास नंबर होता तो रेडियस क्या आता? 28 फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो। 27 रख के देखो क्या आएगा। 27 की पावर 1/3 कितना हो गया? 3। 27 का क्यूब रूट कितना हो गया? 3। 3 इंटू 1.33 कितना हो गया? इतना मीटर हो गया। पर वो मीटर में देगा ही नहीं, वो पता क्या लिख देगा? जैसे कितना बना, 3 इंटू 1.33 कितना हो गया? 3.99। ऑप्शन ऐसा होगा 3.99 FM। अब उन्हें पता ही नहीं होगा ये क्या होता है FM। अच्छा, है ना। तो क्या चीज होता है ये? फेम्टोमीटर, है ना। तो ये डिस्टेंस की, मीटर में है तो क्या चीज है? डिस्टेंस की यूनिट है। देखो बहुत सारे ये ना प्रीफिक्सेस लगते हैं। मिली किसके लिए लगता है? 10 की पावर -3। नैनो -9। माइक्रो लगता है -6 ना, है ना। तो ऐसे क्या बहुत सारे, तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इसका? किसी को नहीं आइडिया? चलो मैं आज एक पीडीएफ सी शेयर करूंगा तुम्हें एक पेज पे ना, जिसपे सारे प्रीफिक्सेस लिखे होंगे। वो देख देख के आ ही जाएंगे। मिली, मिली तुमने रटा था? वो तो कितनी बार यूज हो गया, तुम्हें वैसे पता चल गया मिली का मतलब 10 की पावर -3, है ना। तो ऐसे पता चलते रहेंगे, इसको नोट करो। अब भेजूंगा यार, एक सिंगल सा एक पेज ही है। और खास बात, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में भी लिखा है। केमिस्ट्री की पहले जो चैप्टर की एनसीईआरटी है ना, उसमें भी है ये यूनिट्स लिखे हुए। फिजिक्स में भी है, यूनिट डायमेंशन दोनों जगह है। पहली रकम पढ़ेंगे अभी, कहाँ जाता है। तो ये टफ तो नहीं है, मास नंबर दे देगा, वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करनी, आंसर आ जाएगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का। तो ये छोटी छोटी चीजें हर जगह रिलेट हो जाती है ना। जैसे यूनिट्स वाले क्वेश्चन यहाँ पता चलने लग गए, ये यूनिट पे भी बहुत सारा खेल किया जा सकता है। तो वो चाहेगा कि तुम फंसो। वेव के बारे में बता दो कोई, वेव क्या चीज होती है? इसके अंदर वो दो पार्ट होता है, एक तो हाँ हाँ वो तो होता है, अरे वो तो ठीक है। वेव की डेफिनेशन क्या देगा? डिफाइन वेव। अच्छा तुम नहीं ऐसे सुना नहीं तुमने वेव के बारे में कभी? है फिजिक्स की कॉपी से देख पाएगा क्या वेव? देखो वेव क्या चीज होती है, ध्यान से सुनना। एक वेव एक टाइप की डिस्टरबेंस ही है। यानी कि वो किस वजह से होती है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मोमेंटम विदाउट डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर बिना किसी डिस्प्लेसमेंट के, उसको क्या बोला जाता है? वेव बोला जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? ऐसे वाइब्रेट करके अपनी एनर्जी अगले को ट्रांसफर, वो अगले को ट्रांसफर, वो अगले को ट्रांसफर, हर पार्टिकल अपनी एनर्जी क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? वेव। तो वेव एक टाइप की डिस्टर्बेंस ही है, जिसमें क्या हो रहा है? एनर्जी या फिर मोमेंटम का क्या हो रहा है? ट्रांसफर। ठीक है, और किसकी? विदाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल का कोई वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा ना। तो हम जो वेव पढ़ते हैं ना, वो तुम ऐसे बोलते हैं, ऐसे वाली वेव, वो उसको बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव। साइनोसॉइडल वेव। साइन एक्स का ग्राफ सुने? ये सुना, साइन एक्स नाम की चीज होती है। साइन का ग्राफ वैसे तो होता है जैसे हम वेव बनाते हैं, है ना। कोस का तो उल्टा होता है, कॉस तो होता है। तो इसलिए वो साइन जैसी दिखती है, उसको क्या बोलते हैं हम? वेव। वही मानेंगे केमिस्ट्री में।
अपनी केमिस्ट्री की वेव वही चलेगी ऐसे, तो उसी की बात करते हैं। देख लिया, वेव के बारे में लिख दें तो लिख दो ऐसे एक छोटी सी लाइन, मॉड ऑफ एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसमिशन बोल दो या ट्रांसफर बोल दो, विदाउट डिस्प्लेसमेंट। क्या कह रहे हैं? मतलब पार्टिकल चलता है, जैसे मान लो लाइन में खूब सारी साइकिल खड़ी कर दी हमने, एक को धक्का दिया, कोई साइकिल, मैं सभी को धक्का मारने थोड़ा ना गया, मैं तो एक को ट्रांसफर करी, उसने अगले को, उसने अगले को, उसने अगले को एनर्जी ट्रांसफर करते गए, तो बिना डिस्प्लेसमेंट के क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, अपने को जो वेव पता होती है वो कौन सी पता होती है भाई? ऐसे जैसे साइन का ग्राफ होता है ना, ये अगले में बना दूं, साइनोसॉइडल वेव बोलते हैं, बना देता हूँ, अगले में बनाता हूँ। ये डेफिनेशन लिख ली सभी ने? कैसे बनाते हो क्या? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं जो पीक होता है ना, ये भी क्या चीज है? और जो मिनिमा होता है उसको, है ना, और ये जो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ये क्या चीज होता है? एम्पलीट्यूड। इस वेव्स में कई सारी चीजें होती है, वेव लेंथ होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, टाइम पीरियड, वेव नंबर, स्पीड, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? अच्छा, वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है? है ना? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? हम बोल देते हैं लैम्डा, वैसे स्पेलिंग से देखोगे लामदा बनेगा। क्या स्पेलिंग होती है इसकी? LAMBD, लामदा बोलते हैं ना, लैम्डा बोल दो, क्या परेशानी, कोई सुन थोड़ा ना अपने से। अच्छा, वेवलेंथ है क्या चीज, कोई बता देगा? डिफाइन वेवलेंथ। दो वेव के बीच में डिस्टेंस। दो वेव्स के बीच, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं हम? वेवलेंथ। तो मतलब क्या यहां से लेके यहां तक क्या जो डिस्टेंस है उसी को वेवलेंथ बोला जाता है क्या? यही होने वाला है। तो वेवलेंथ क्या चीज है? इट इज डिस्टेंस बिटवीन, ये सारी काम आएंगे केमिस्ट्री में भी, पढ़ते रहो इसको अच्छे से। क्रेस्ट और ट्रफ, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ऐसा यूनिट क्या होती होगी वेवलेंथ की? बहुत बढ़िया, डिस्टेंस की जो यूनिट वही क्या होगी, इसकी यूनिट रही होगी। केमिस्ट्री में कभी वेवलेंथ मीटर में गिवन नहीं होने वाली। केमिस्ट्री में किस टर्म्स में देगा? यूनिट कन्वर्जन देखना, बताओ, 1 नैनोमीटर, NM। क्या कह रहे हो? अभी बता के हटाऊं मैं तुम्हें, -9 नैनोमीटर, 10⁻⁻⁹ पिकोमीटर। तुम तो क्या मार रहे हो, -12 होता है पिकोमीटर। एंगस्ट्रॉम -10 अभी लिखूंगा। एंगस्ट्रॉम ऐसे ए के ऊपर नॉट लगा देते हैं ना। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻, एंगस्ट्रॉम। क्या कह रहे हैं?
किसमें? अरे वो तुम एफ एम को फर्मीमीटर बोल देते हो, एफ एम फेमटोमीटर होता है, एक चीज नहीं है। ठीक है, मैंने तो आज तक कभी फर्मीमीटर देखा भी नहीं, एफ एम, है ना। फर्मी तो और कोई यूनिट है, फर्मी गैस तो मैंने सुना है। फर्मी गैस पता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गैस को फर्मी गैस बोलते हैं। फर्मी मीटर नाम की तो मैंने आज तक चीज नहीं सुनी, पहली बार तुम्हारे मुंह से सुना मैंने। फर्मी, फर्मी तो गैस होती है, फर्मी गैस इलेक्ट्रॉन गैस को बोलते हैं। फर्मी मीटर देखना, मैंने उस टेबल में तो कभी नहीं देखा। सिर्फ फर्मी क्या होता है? फिजिक्स की कोई यूनिट होती है क्या? ये तो कोई फिजिसिस्ट था, है ना, एंड द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या करूं इसका? इसका नाम बताया भी मैंने, कमरा मीटर जोड़ के साथ में। अरे हाँ, वो इसलिए बोलते हैं फेम्टोमीटर वाली जो यूनिट है वो दी इसने थी, इसने, क्या नाम है इसका, ये एनरिको फर्मी। आईयूपीएसी तो क्या कहता है उसको? फेम्टोमीटर ही बोलता है ना। तो वो गड़बड़ होती है हर जगह, हम फर्मी फर्मी बोलते रहते हैं। वो बस एक सम्मान में उसके लिए बोला गया होगा कभी, कि इसके नाम पे रख देते हैं, है ना? कि नाम मैच करता है, एफ एम। हाँ, इससे तो खूब बनेंगे। अभी तक जितना पढ़ा सारे काम की बात पढ़ी है, फालतू क्यों पढ़ेंगे? अच्छा, फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है? न्यू, बहुत बढ़िया। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको बोलते क्या है? ऐसे न्यू, एन यू, एन यू, न्यू। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती होगी? एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास कर रही है, वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स passing through a point in 1 सेकेंड। यूनिट क्या होती है इसकी? 1/, हर्ट सुने? HZ। हर्ट्स किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की, है ना। कुछ नहीं, 1 हर्ट्ज इज 1 सेकेंड इनवर्स, क्योंकि 1 सेकेंड में बात कर रहे हैं। 1 हर्ट्ज पे क्या बोलते हैं? 1 सेकेंड इनवर्स। और इसी का एक नाम और भी होता है, 1 CPS, साइकिल्स पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, किलो हर्ट्ज क्या होगा? 1000। किलो का मतलब 1000 इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा, 10⁻³ हर्ट्ज। 1 किलो हर्ट्ज क्या होता है? 10⁻³ हर्ट्ज। ये जल्दी लिखो इसको। रेवोल्यूशंस पर सेकंड, ठीक है। वो हम आरपीएस नहीं यूज करते, जनरली आरपीएम यूज करते हैं, रिवोल्यूशंस पर मिनट। तुमने देखा होगा स्पीडोमीटर पे एक वो होता है, आरपीएम भी लिखा होता है ना। गाड़ियों में जो स्पीडोमीटर होता है उसमें एक आरपीएम भी लिखा होता है, रिवोल्यूशंस पर मिनट।
चलेंगे? एक छोटी सी बात और करेंगे इसमें, फिर अगली क्लास में करेंगे। ये सीपीएस वही 1 हर्ट्ज को बोलते हैं, 1 साइकिल पर सेकंड ना। सोच के देखना, अगर एक पॉइंट से 1 सेकंड में एक ही वेव पास करी, मतलब कितना साइकिल हुआ उसका? एक ही, मतलब 1 साइकिल पर सेकंड। एक साइकिल को बोलते हैं एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, पूरा एक साइकिल हो गया ना। स्पीड क्या चीज होती है? स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। ठीक है, ये नोट कर लिया क्या? जल्दी नोट करो, लिख दिया सभी ने क्या? गलत ना लिख देना भी, जैसे अपने ये कंफ्यूजन है नैनोमीटर पिकोमीटर में, उस हिसाब से लिख लो, अच्छा रहेगा। सर ये भी आपने गलती से ऐसे लिखा है, फिर ऐसे हाँ, कल क्या है? कल तो सैटरडे है, टेस्ट संडे करते हैं। टेस्ट का बता दूंगा टाइम, सभी का एक साथ कर देंगे टेस्ट ना। मैं सामने बैठ जाऊंगा सुबह से लेकर शाम वाले सारे बच्चे एक साथ। हाँ, सुबह का टाइम रखते हैं। सर ये भी आपने गलती से ऐसे बनाया या वी नहीं है, ये न्यू होता है डेटा था। चले देखिए भाई, चलो एक थर्ड देखो इसमें स्पीड, फिर और कल बात कर लेंगे। लग तो नहीं रहा इसकी मेरे को, तुम्हें डेफिनेशन लिखवानी चाहिए, वैसे तुम अच्छे फिजिक्स के स्टूडेंट हो। सिंपल जैसे लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। ऐसा यूनिट बता दोगे स्पीड की? सही है क्या? मीटर सेकेंड इनवर्स, एक ही बात है, ऐसे लिख दो चाहे। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? ये याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? सी से। तो सी क्या होगा यहाँ पे? 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब एक बात देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक रिलेशन निकालते हैं स्पीड ऑफ वेव, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में। अच्छा, वेवलेंथ कैसे यूनिट क्या है? मीटर, और फ्रीक्वेंसी की सेकंड इनवर्स हर्ट्ज ही है। तो अगर मैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मीटर सेकंड इनवर्स बन गया? क्या बन गया? मीटर सेकंड इनवर्स। क्या वेवलेंथ की यूनिट मीटर, फ्रीक्वेंसी की सेकंड इनवर्स, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो मीटर सेकंड इनवर्स हो गया। क्या स्पीड की यूनिट होगी? क्या इसकी यूनिट होगी? स्पीड की। तो मतलब क्या पता चल गया? स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। कि अगर स्पीड ऑफ वेव की बात करें तो वो क्या होगा? वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। और ये बड़ा काम आएगा। अच्छा, इन केस ऑफ लाइट, लाइट के केस में क्या हो जाएगा? स्पीड को क्या बोल देंगे? सी। वेवलेंथ क्या हो गया? लैम्डा, मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? न्यू। यूनिट का खास ध्यान रखना है यहाँ पे तुम्हें ना। हाँ, स्पीड तो कितना है? स्पीड ऑफ लाइट तो फिक्स है 3 × 10⁸। तो वेवलेंथ तुम्हें हमेशा किसी भी यूनिट में गिवन है उसको चेंज करना है, किस में रखना है? हमेशा मीटर में। और फ्रीक्वेंसी किस में रखना है? सेकंड इनवर्स में। ध्यान रखिए बात, वो कभी तुम्हें मीटर में गिवन नहीं होगा। जब भी तुम C इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय न्यू यूज करोगे तो वेवलेंथ कभी मीटर्स में गिवन नहीं होगा, पहले जिसमें गिवन है उसको मीटर में कन्वर्ट करो, तब इसको यूज करना ना।